आप सभी को नमस्कार। A1IS के YouTube प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज आपके लिए एक मेंस का क्वेश्चन लाया गया है जो कहीं ना कहीं जियो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, क्योंकि ऐसे सवाल हमारे एग्जाम में पूछे गए हैं। जब भी हमारे बीपीएससी एग्जाम में पूछा जाता है तो कहीं ना कहीं एक ऑप्शन में ज्योग्राफी दे दिया जाता है, एक ऑप्शन में इकोनॉमिक्स दे दिया जाता है, और कहीं कहीं ऐसे भी सवाल पूछे जाते हैं जो मिक्स रहता है, जियो इकोनॉमिक्स का मिक्स रहता है। तो इस सवाल को करते करते हमें ये भी समझना सीखना है कि मेंस में अगर जो ऐसे सवाल आ जाएं तो हम कैसे, किस पैटर्न पे उसे करें, कैसे उसे निकालें कि उस पर हमें कितना पॉइंट या कितना ज्यादा प्रेशर देना है किस सब्जेक्ट से। जैसे मान लेते हैं, इसी क्वेश्चन को देखें। इसमें पूछ क्या रहा है? इसमें पूछ क्या रहा है, इनस्टेबिलिटी अगर हो जाए इंडियन मॉनसून में, इंडियन मॉनसून की इनस्टेबिलिटी, ये कॉजेज हो जाती है किसकी इनस्टेबिलिटी का? बिहार और इंडिया की इकोनॉमी की। भारत के मॉनसून में अगर अस्थिरता हो जाए तो वो बिहार तथा भारत की अर्थव्यवस्था को अस्थिरता प्रदान कर देती है। अब आपको पहले समझना है ये क्वेश्चन कहां पूछ रहा है। क्या मॉनसून से क्वेश्चन है, क्या इकोनॉमी से क्वेश्चन है, या मिक्स है, या कहां ज्यादा है कहां कम है? तो आपको ध्यान से इसे समझना है। इसमें मॉनसून की बात पूछा ही नहीं है। इसमें ज्योग्राफी का पार्ट एकदम कम है, ज्यादा पार्ट आपका किससे है? इकोनॉमिक्स। इसी को बोल देते हैं जियो इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन। इसी को बोल देते हैं जियो इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन। तो आपको मॉनसून के बारे में नहीं लिखना है, एक बार ध्यान रखना। अगर जो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाए, पूछा पूछा जा रहा है भारतीय मॉनसून में अस्थिरता, इनस्टेबिलिटी इन द इंडियन मॉनसून, भारत के मॉनसून में अस्थिरता भारत तथा बिहार की अर्थव्यवस्था को अस्थिरता प्रदान कर देती है। तो भारत के मॉनसून में अस्थिरता लिखना है आपको, ये इंट्रोडक्शन में पहले लिखना है। फिर मतलब पहला पॉइंट, भारत के मॉनसून में अस्थिरता, और भारत के मॉनसून में अस्थिरता और इसका प्रभाव, इसका प्रभाव ये लिख लिया, है ना। फिर कह रहा है भारत तथा बिहार की अर्थव्यवस्था को स्थिरता प्रदान कर देता है। इन दोनों सेंटेंस को लिंक करके एक शॉर्ट आंसर आपको बना लेना है। ज्यादा से ज्यादा 7 या 8 नंबरों का आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है, छोटा आंसर होगा। तो हमें मॉनसून के बारे में नहीं लिखना है कि मॉनसून क्या है, साउथ वेस्ट मॉनसून, ये मैटर ही नहीं कर रहा है, यहां ये पूछा ही नहीं है। सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए मॉनसून वगैरह शब्द है। अंतिम में लास्ट वाले पॉइंट को आपको ज्यादा ध्यान रखना है, और यही कह रहा प्रूव इट, इसे प्रूव कीजिए। तो आपको ऐसे समझना है, भारत के मॉनसून में अस्थिरता, हम ऐसे कहेंगे हमारे जो इकोनॉमी का बेस है, हमारे इकोनॉमी का बेस कैसे, आपको यहीं से इंट्रोडक्शन से शुरू करना है। भारत भारत का मॉनसून, भारत का मॉनसून पर हमारी पूरी कृषिगत अर्थव्यवस्था निर्भर है। और कृषिगत अर्थव्यवस्था अगर जो इंडियन मॉनसून पर डिपेंडेंट है, भारत के मॉनसून पर हमारा पूरा एग्रीकल्चर डिपेंडेंट है। और इस एग्रीकल्चर पे, अब देखो यहां लिंक करना, इस एग्रीकल्चर पे हमारे देश की अर्थव्यवस्था का 18% जीडीपी निर्भर है। अब कुछ डाटा आपको देना पड़ेगा। इसमें लगभग 42% लोग रोजगार देता है, लोगों को रोजगार दिया हुआ है ये एग्रीकल्चर। इसमें एग्रीकल्चर सेक्टर की अगर जो हम बात करें, एग्रीकल्चर सेक्टर की अगर जो हम बात करें तो लगभग लगभग 56% के लगभग 56% के लगभग कृषिगत भूमि पूरी तरीके से वर्षा पर निर्भर कर रही है। अगर रूरल एरिया की बात करें, ग्रामीण क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र में लगभग 80% के लगभग लोग कृषि पर ही निर्भर हैं, और बिहार में तो और भी निर्भरता है, 80% के लोग अधिक। तो कहीं ना कहीं इंडियन मॉनसून अगर एग्रीकल्चर से
एग्रीकल्चर पे पूरी तरीके से डिपेंडेंट है, एग्रीकल्चर पूरी तरीके से इंडियन मॉनसून पे डिपेंडेंट है, और रूरल रूरल पॉपुलेशन तो एग्रीकल्चर पे ही आप कह सकते हो पूरी के पूरा डिपेंडेंट है। तो इंडियन मॉनसून कहीं ना कहीं एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट को कम कर देगा अगर जो इसमें इंस्टेबिलिटी हुई, और एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन अगर कम हुआ तो सबसे बड़ा नुकसान किसानों की आय पर पड़ेगा। अब अगर जो इतना इंट्रोडक्शन, इतना डाटा करके अगर जो आप आगे बढ़ेंगे तो फिर इसमें दूसरी बात आपको लिखनी पड़ेगी, ध्यान देना, कि भारतीय मॉनसून मान लेते हैं कम हुआ, मॉनसून में अस्थिरता आई, मान लेते हैं मॉनसून कम हुआ। अब मॉनसून कम होता है तो वर्षा कम हो जाती है, वर्षा कम होती है तो कृषि पर बुरा प्रभाव पड़ता है। ध्यान दीजिए, कृषि का कृषि का फॉरवर्ड लिंकेज होता है विनिर्माण उद्योग से। कहा जाता है बेटा, कृषि कृषि में आय बढ़ती है, अगर जो किसानों की आय बढ़ती है तो किसान विनिर्मित उद्योगों पर मांग बढ़ा देते हैं। किसानों की आय बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है कि एक किसान की आय बढ़ी तो सोचेगा कि जून जुलाई में हम पिछले साल बिना पंखे के रहे थे, इस बार पंखा ले लेंगे। एक किसान की आय बढ़ी तो सोचेगा यार टीवी घर में होना चाहिए, टीवी ले लिया। एक किसान की आय बढ़ी तो सोचा इस बार कूलर लेंगे, बड़ा मजा आता है। तो किसानों की आय बढ़ने से विनिर्मित उद्योगों पर उनकी मांग बढ़ जाती है, विनिर्मित वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है, मैन्युफैक्चर्ड जो गुड्स होते हैं उनकी मांग बढ़ जाती है। आप खुद देखो, और ये इनकी आय कैसे बढ़ रही है, इनमें कृषकों में तो बेटा लगभग लगभग 55 से 56% लोग, या 56% जो लैंड है वो पूरी तरीके से डिपेंडेंट है बारिश पे। और बारिश हो रही है मानसून ठीक रहने पे, बारिश हो रही है मानसून ठीक रहने पे। तो भारत का मॉनसून इकोनॉमिक्स के हर सेक्टर पर प्रभाव डालता है। तो जैसे अगर जो इस क्वेश्चन की मेन बॉडी में लिखना हो तो हमें कैसे करना पड़ेगा, हमें इकोनॉमिक्स के सेक्टर याद रहने चाहिए। जैसे इकोनॉमिक्स के सेक्टर याद रहने चाहिए, एक एक सेक्टर को पकड़ पकड़ के अगर जो आप लिखें तो तुरंत आराम से वो सारा का सारा क्वेश्चन हो जाएगा। जैसे इकोनॉमिक्स के सेक्टर की अगर जो हम बात करें, जैसे 3 सेक्टर की हम बात कर लें, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर, अब इसमें जितनी भी बातें आपको अगर जो 4 4 पॉइंट भी याद है तो सबको देख लो। मॉनसून कम होगा तो देखो बेटा, मॉनसून कम होने का क्या नुकसान है, मॉनसून कम होगा तो प्राथमिक क्षेत्र पर प्रभाव पड़ेगा, मॉनसून कम होगा तो प्राथमिक क्षेत्र पर प्रभाव, कृषि कृषि में लागत बढ़ जाएगी। ध्यान देना, कृषि में लागत बढ़ जाएगी। आपको क्या करना है, पहला पॉइंट, कृषि में लागत बढ़ जाएगी, कोई भी कृषि हो उसमें लागत बढ़ जाएगी। लागत बढ़ जाने पर किसानों की आय कम हो जाएगी, किसानों की आय कम होने से उनका मुनाफा कम हो जाएगा, उनका मुनाफा कम हो जाएगा तो बाजार में मांग कम हो जाएगी, डिमांड कम हो जाती है, और डिमांड कम हुई तो स्लो डाउन, और स्लो डाउन किसका स्लो डाउन, अगर जो किसानों की आय बढ़ी तो वो मैन्युफैक्चरिंग गुड्स की मांग बढ़ेंगे, मतलब सेकेंडरी सेक्टर में स्लो डाउन आ जाएगा। फिर से, अगर जो बारिश कम हुई तो फिशिंग भी कम हो जाती है, मछलियों का ग्रोथ नहीं होता, यहां भी कम हो गया। लॉगिंग मतलब वानिकी और लठ उत्पादन, इनमें भी कम हो जाता है। किसानों की आय कम हुई, इंडस्ट्रीज इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चर्ड गुड्स की इनकी जरूरत कम हो जाती है, इनकी मांग कम हो जाती है, तो जाहिर सी बात है इस पे माइनिंग पे भी इफेक्ट पड़ेगा, क्वेरिंग पे भी इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि इंडस्ट्रीज में माइनिंग माइनिंग गुड्स का भी डिमांड कम हो जाता है। सेकेंडरी सेक्टर पे किसानों की आय कम होने पर इसी की मांग तो कम होती है, मांग कम हो जाती है, इंडस्ट्री पर भी प्रभाव पड़ता है। कंस्ट्रक्शन पे, निर्माण उद्योग पे तो जबरदस्त प्रभाव पड़ता है, निर्माण उद्योग पे जबरदस्त प्रभाव पड़ता है। जैसे इसका एक उदाहरण समझो, जैसे मान लेते हैं हमारे गांव में कोई 3 छप्पर डाल के रह रहा है, वो प्लान किया है पिछले 2 साल से कि यार इस साल घर बनवाएंगे। ध्यान से समझिएगा बेटा, समझने वाली ही बात है, शॉर्ट आंसर में इससे ज्यादा आप लिख भी नहीं सकते। वो प्लान किया है कि इस साल घर बनवाएंगे। अब घर बनवाने के क्रम में सोच देख रहा है कि यार बारिश तो इसी टाइप की हो रही है, कोई कोई बता भी रहा है इस बार बारिश कम होगी। वो प्लान किया अपने घर में, यार इस बार जब बारिश कम ही हो रही है तो एक काम करते हैं, पॉलीथीन वगैरह उस पर रख लेते हैं, 2 ही 3 महीने की बात है, फिर ठंडक आ जाएगा, अगले साल बनवाते हैं।
क्योंकि इस बार पता नहीं बारिश कम हुई तो धान की फसल अच्छी हुई ना हुई, कहीं गड़बड़ हो गया तो सारा पैसा घर में लगा देंगे, तो कहीं गड़बड़ ना हो जाए, बिटिया की शादी करनी है, ये वो करना है। अब ध्यान से समझो, हर लगभग 4 गांव में ऐसा एक दो आदमी मिल जाता है। भारत में 8-10 लाख गांव, ऐसे अगर जो 4-4 लोग मिल गए तो फिर वो क्या क्या कर रहे हैं, वो किसी पर्टिकुलर ईयर में सीमेंट की मांग कम कर दे, क्योंकि वो घर नहीं बनवाए, सिर्फ बारिश कम होने के नाते वो सरिया स्टील की मांग कम कर दिए, मजदूरों की मांग उन्होंने कम कर दिया, जो मिस्त्री राज मिस्त्री जो काम करता है उनकी भी इनकम कम हो गई, सिर्फ घर ना बनने से, सिर्फ कंस्ट्रक्शन ना होने से। तो बारिश कम होती है तो बेटा निर्माण भी कम हो जाता है, मतलब बिल्डिंग का निर्माण कम हो जाता है, घरों का निर्माण कम हो जाता है, तो खुद सोचो कितना प्रभाव पड़ेगा, लोगों की आय कम हो जाती है। अब निर्माण निर्माण कार्य कम हुआ तो बेटा स्टील का प्रोडक्शन, स्टील की मांग ही कम हो जाएगी, स्टील की मांग कम हो जाएगी, साथ ही साथ इसका मतलब बैकवर्ड लिंकेज फॉरवर्ड लिंकेज कैसे भी जोड़ सकते हो आप। इकोनॉमिक्स का मैं स्पेशलिस्ट नहीं हूं, लेकिन इकोनॉमिक्स अगर जो थोड़ा सा बेसिक देखोगे तो इस क्वेश्चन को कर सकते हो, है ना। तो बैकवर्ड लिंकेज फॉरवर्ड लिंकेज में कंस्ट्रक्शन का सरिया का मांग कम हो गया, सीमेंट की मांग हो, सीमेंट की मांग कम हुई तो सीमेंट कंपनियां उत्पादन कम कर दी, उत्पादन कम कर दी तो रॉ मटेरियल की मांग कम हो गई, माइनिंग और क्वेरिंग की मांग कम हो जाती है। बैंकिंग, इंश्योरेंस, इंश्योरेंस, टूरिज्म, इसमें भी बैंकिंग सेक्टर में भी लोगों के पास पैसा होगा, धान गेहूं बेचेगा तब तो बैंकिंग सेक्टर में जमा करेगा, वो सेविंग करेगा, सेविंग कम हो जाती है, लोग केसीसी ज्यादा लेने लगते हैं, बैंकों पर भार बढ़ने लगता है, लोग जीवन बीमा इंश्योरेंस तब कराएंगे जब उनके पास पैसा होगा, कृषिगत आय बढ़ेगी, इन पर भी प्रभाव पड़ेगा। टूरिज्म, टूरिज्म पर भी प्रभाव पड़ता है, अगर जो मानसून सेक्टर कम होता है तो ह्यूमिडिटी कम हो जाती है, ह्यूमिडिटी कम हो जाती है तो चाहे जो जम्मू कश्मीर हो, चाहे वो हिमाचल प्रदेश हो, चाहे वो उत्तराखंड हो, हिली रीजन में स्नोफॉल कम हो जाते हैं, हिली रीजन में स्नोफॉल कम हो जाते हैं, स्नोफॉल कम हुआ तो टूरिज्म भी कम हो जाता है, मतलब हर सेक्टर में प्रभाव पड़ेगा, आपको एक बार देख लेना है। हॉस्पिटैलिटी, हॉस्पिटैलिटी टूरिज्म, किसी भी तरीके का टूरिज्म, रिलीजियस टूरिज्म कम हो जाता है बेटा। इस बार लोग मन किए हैं कि यार अच्छी फसल हुई तो इस बार जाएंगे कुंभ नहाने, नहीं फसल हुई अच्छी, बोले गंगा माई हमको बुलाई ही नहीं, फसल अच्छी नहीं हुई, एक्सेस हुई होती तो जाते कुंभ नहाने। टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी, आंख, आंख के काम के लिए, आंख बनवाने के लिए, जिसे आप कहते हो कि आंख को ठीक कराने के लिए वो दादाजी पैसा रखे हैं, अचानक कृषिगत आय उनकी कम हुई, कह यार इस साल नहीं करेंगे, अगले साल देखेंगे क्या होगा, तमाम चीजें। तो इकोनॉमी के हर सेक्टर पर इंपैक्ट डाल देता है सिर्फ मॉनसून, इसलिए कहा जाता है भारत का मॉनसून, भारत का मॉनसून ही भारत की इकोनॉमी पर पूरी तरीके से प्रभाव डालता है। इसे जुआ कहते हैं, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी जुआ है, गेम है मॉनसून का, मॉनसून उस पे, मॉनसून उसको निर्भर इधर उधर करते रहता है, मॉनसून पर निर्भरता हमारी इकोनॉमी क्या ज्यादा है। और भी देख लेते हैं, जैसे हमारी इकोनॉमी के 8 कोर सेक्टर हैं, 8 कोर सेक्टर हैं, अगर जो बारिश कम हुई तो इन 8 कोर सेक्टर में, इन 8 कोर सेक्टर में कुछ चीजों पर डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ेगा और कुछ चीजों पर इनडायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है। जैसे ध्यान दो, डायरेक्ट इंपैक्ट किस पे पड़ेगा, बारिश कम हुई तो कंस्ट्रक्शन कम हो जाता है, बारिश कम होती है तो निर्माण कम हो जाता है, निर्माण कम हो जाएगा, निर्माण कम हुआ तो सीमेंट, स्टील, इनकी मांग कम हो जाती है। अब खुद देखो यहाँ 8 कोर सेक्टर में सीमेंट की मांग कम हो गई, फिर स्टील की मांग कम हुई। बारिश कम होती है तो बेटा कृषि में लागत, कृषि में लागत के लिए प्रोत्साहन नहीं मिलता, मतलब कोई भी ये नहीं चाहेगा यार अब तो बारिश कम ही हो रही है, होना जाना है नहीं, कहाँ है इतना फर्टिलाइजर यूज कर रहे हो, इसका मतलब फर्टिलाइजर कम हो जाएगा, इसकी मांग कम हो जाएगी। आप खुद देखो कितना, कितनी चीजों पर डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ रहा है, बारिश कम होती है तो क्रूड ऑयल की मांग कम हो जाती है। कुल मिला जुला के अगर जो बारिश कम हो रही है, अगर जो भारतीय मॉनसून कमजोर है, भारतीय मॉनसून कमजोर है तो उसका इम्पैक्ट डायरेक्ट कृषि पर पड़ता है, कृषि का इम्पैक्ट डायरेक्ट विनिर्माण पर पड़ता है।
विनिर्माण पर पड़ता है। ये दो एक दूसरे से लिंक हैं, और विनिर्माण पर पड़े तो फिर ग्रॉस वैल्यू एडिशन फैक्टर कॉस्ट, या हम कह सकते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पर भी इम्पैक्ट पड़ता है, या स्टेट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पर भी इम्पैक्ट पड़ता है। अब ये जीडीपी, एसडीजीपी, ये आप इकोनॉमिक्स में हल्का फुल्का जानते हो। तो कुल मिला जुला के अगर ऐसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आए, ऐसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आए कि भारतीय मॉनसून में अस्थिरता भारत तथा बिहार की अर्थव्यवस्था को अस्थिरता प्रदान कर देता है, सिद्ध कीजिए। तो आपको इस तरीके से भारतीय मानसून की अस्थिरता भारत तथा बिहार की अर्थव्यवस्था को अस्थिरता प्रदान करता है, इन दोनों को जोड़ के एक इंट्रोडक्शन लिखोगे कि हमारा मानसून, इन दोनों को जोड़ के एक इंट्रोडक्शन लिखोगे कि हमारे मानसून पर एग्रीकल्चर सेक्टर पूरी तरीके से डिपेंडेंट है, विनिर्माण सेक्टर इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है, और उसके बाद लिख लोगे एग्रीकल्चर सेक्टर पे 18% जीडीपी हमारी है, 42% लोगों को रोजगार देता है, कृषिगत भूमि लगभग 55 से 56% मानसून पर ही डिपेंडेंट है, 80% ग्रामीण लोग इस पर पूरी तरीके से डिपेंडेंट हैं। तो इन लोगों की आय कम होगी, और आय कम होगी तो सीधी सीधी बात वस्तुओं की मांग कम हो जाएगी, और वस्तुओं की मांग कम हो जाएगी तो उसमें लिख लीजिए प्राइमरी सेक्टर में कौन कौन सी चीजों की मांग कम हो जाएगी, सेकेंडरी सेक्टर में कौन कौन सी चीजों की मांग कम हो जाएगी, भारत के 8 कोर सेक्टर में किस पर कैसे कैसे प्रभाव पड़ेगा। बस हो गया सिद्ध। लास्ट में आपको बिहार के बारे में भी थोड़ा लिख देना है। बिहार में लगभग भूमि कृषि कृषि और कृषि भूमि है, और बिहार में तो सिंचित क्षेत्र और कम है, सिंचाईगत क्षेत्र और कम है बिहार में, तो एग्रीकल्चर पूरी तरीके से लगभग मानसून पे ही डिपेंडेंट है। तो यहाँ नहीं होने पर फिर कृषिगत आय तो यहाँ बढ़ेगी, सरकार पर राजस्व घाटा बढ़ेगा क्योंकि सरकारों पर दबाव बढ़ जाएगा। बारिश कम होती है तो बेटा सरकारें क्या करती हैं, फिर सब्सिडी बढ़ा देती हैं, उसके बाद उन्हें मुआवजा देना पड़ता है, सूखे का मुआवजा, बाढ़ का मुआवजा, केसीसी माफ करना पड़ता है क्योंकि किसानों की आय कम हो गई है, तो सरकार पर दबाव पड़ता है, उनका राजस्व घाटा बढ़ता है तो जाहिर सी बात है सरकार फिर कर्ज लेती है तो उसे लोक ऋण कहते हैं, पब्लिक डेबिट। वो सरकार का नहीं है, सबके ऊपर वो ऋण होता है। तो कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा इसको कोर सेक्टर को प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी सेक्टर को जोड़कर ये आप प्रूव कर सकते हो। क्लियर? ठीक है, तो फिर किसी न किसी क्वेश्चन के साथ और किसी न किसी टॉपिक के साथ हम आपसे मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।